सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की योजना की और मूल्यांकन सूची। देखिए, चिल्ड्रन एकेडमी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम टॉपिक की बात करते हैं तो देखिए, प्रस्तावना जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना के कौन कौन से घटक होते हैं, किस प्रकार हम एक बेहतर और अच्छी प्रस्तावना तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। आज आपको सिर्फ ये बताना है कि प्रस्तावना कौशल की एक योजना जो बनती है वो तैयार कैसे होती है। बीएड, डीएलएड स्टूडेंट्स इसको किस प्रकार अपनी डायरी में मेंशन कर सकते हैं। जब डायरी बनानी होती है तो प्रस्तावना कौशल किस प्रकार बनाया जाता है। क्लास में जब पढ़ाता है शिक्षक, वह रूप मैंने आपको बता दिया। भाई, क्लास में एंट्री से लेकर एक प्रकरण तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रस्तावना होती है। यानी कि कोई शिक्षक किस तरह से अपने प्रकरण तक पहुंचता है और कोई दूसरा शिक्षक अलग तरीके से अपने प्रकरण तक पहुंचता है। तो सभी शिक्षकों का एक अलग तरीका होता है, लेकिन एक प्रस्तावना सेम ना होकर अपने आप में उस चीज़ को अलग अलग टॉपिकों के रूप में ढाल देते हैं। भाई, मान लो जैसे एक साइंस का शिक्षक है, वो जाएगा, वो अपने प्रकरण की शुरुआत अपने हिसाब से अपने प्रश्नों के माध्यम से करेगा। एक आर्ट्स वाला शिक्षक जाएगा, वो अपने आर्ट्स के क्वेश्चनों के या जो पिछला पढ़ाया हुआ है उन क्वेश्चनों के आधार पर प्रकरण तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर हम प्रस्तावना में बात करते हैं तो एक पूरी योजना बनाते हैं प्रस्तावना की। आपके सामने देखिए, सबसे ऊपर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर होता है कालांश, यहाँ पर होता है कक्षा, यहाँ पर होता है विषय, यहाँ पर उपविषय। यानी कि अपनी इच्छा अनुसार आप लोग इन कॉलमों को यहाँ, इनको यहाँ, या कुछ यहाँ ऐसे कर सकते हैं आप लोग अपने तरीके से, वो कोई इशू नहीं होता। बाकी मुख्य चीज़ जो होती है वो ये होती है प्रकरण। ये प्रकरण है, ये हमने सिर्फ प्रकरण लिखेंगे हम, और यहाँ पर हम ये सारी चीज़ मेंशन कर देंगे। भाई, जैसे मान लो मेरा नाम सत्यपाल सिंह, वो तो एक ही नाम होगा जो छात्राध्यापक पढ़ा रहा अपनी डायरी में मेंशन करेगा। इस चीज़ को श्यामपट्ट पर मेंशन नहीं करेगा। अपनी डायरी में जब ये चीज़ बनानी है तो ये चीज़ लिखनी पड़ती है। और जैसे मैंने लिखा सत्यपाल सिंह, हो सकता है नहीं दिख रहा हो आपको ऊपर से, सत्यपाल सिंह। बात करते हैं कालांश की, तो कालांश में यहाँ मैंने डाल दिया फर्स्ट कालांश, और कक्षा आपकी डाल दी 7th, और विषय डाल दिया आपका सामाजिक अध्ययन।
और अब एक यहाँ कई बार उपविषय भी होता है, उपविषय। तो हाँ, उपविषय की बात कर रहे थे, उपविषय में आ जाएगा जैसे भूगोल। अब भूगोल में जो अपना प्रकरण है, अब हम कोई भी प्रकरण पढ़ाएंगे हम, उसकी एक लिए योजना बनेगी। जैसे यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और प्रयुक्त घटक, ये एक योजना बनेगी। इस योजना के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रस्तावना तैयार करनी होती है। ये प्रकरण बीच में लिखते हैं। अभी कोई पता नहीं है कि प्रकरण क्या है हमारा, अभी तो हम लोग एक योजना बना रहे हैं और हम प्रकरण तक पहुंचेंगे, यानी कि प्रकरण तक पहुंचने का जो माध्यम होता है वह प्रस्तावना होती है। प्रकरण तक पहुंचने का जो माध्यम होता है वह क्या होती है? प्रस्तावना होती है। अब प्रस्तावना क्या है? जैसे यहाँ पर हम एक सहायक सामग्री और लिखते हैं, सामग्री वो लिखते हैं जैसे चौक, बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट, श्यामपट्ट है तो श्यामपट्ट, और श्वेतपट्ट है तो श्वेतपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, और जार्डन, पॉइंटर आदि। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अब प्रकरण हमारे दिमाग में है, बच्चों को अभी नहीं बताएंगे हम। अब हमें प्रकरण तक पहुँचना है। और प्रकरण तक कैसे पहुँचेंगे? अब आप सभी मान लो जैसे मेरे से पढ़ रहे हैं और मैं एक शिक्षक हूँ यानी छात्राध्यापक हूँ, और मैं छात्राध्यापक के रूप में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या देखना है कि सर कैसे पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाना है। जैसे अब बात करता हूँ मैं, ध्यान से सुनना कि बच्चों, हमें ताप, धूप कहाँ से मिलती है? यहाँ लिखें, बच्चों हमें ताप और धूप कहाँ से मिलती है? हमें ताप और धूप कहाँ से मिलती है? छात्र क्रिया, ये कॉलम है। छात्र हाथ खड़ा करेंगे, हम लोग किसी एक से पूछेंगे, हाँ बेटा बताइए, वो बताएगा सूर्य से। कहाँ से? सूर्य से। तो हम लोग यहाँ आंसर लिख देंगे सूर्य से। उसके बाद प्रस्तावना का जो नियम होता है वो यह होता है कि अब जो ये आंसर आया है पहले क्वेश्चन का आंसर, इस आंसर से ही अगला क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे सूर्य है, अब यहां पता लग गया हमको, तो अब अगला क्वेश्चन अलग मार्कर से करते हैं हम। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है?
अब सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तो यहाँ पर आंसर फिर वही प्रक्रिया, बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, हम किसी एक बच्चे से पूछेंगे और वो है आंसर देगा या नहीं भी दे पाए तो उसको हम खड़ा रखेंगे, फिर दूसरा बच्चा खड़ा करेंगे, फिर तीसरा खड़ा करेंगे, यानी कि हम लोगों को हमारा आंसर प्राप्त नहीं हो जाए तब तक 2-5 बच्चे खड़े रखने हैं, क्योंकि हमने प्रस्तावना ऐसी बनाई है जो बिल्कुल सरल है, जिस चीज़ को हम बच्चों को पढ़ा चुके और बच्चे आराम से यार आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। एक बच्चा नहीं देगा, दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, और निश्चित रूप से अगर कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे पाता है तो हमारी प्रस्तावना सही नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रभावी प्रस्तावना बनाई और प्रभावी प्रस्तावना में ये चीज़ इंक्लूड होती है कि हम बच्चे उसका आंसर दे पाएँ या बच्चों को पहले पढ़ाया हुआ होना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रस्तावना होती है। तो अब यहाँ पर बच्चा आंसर देगा, कौन लगाता है? ग्रह। आंसर आ गया ग्रह। अब अगला क्वेश्चन बने यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन किससे बनेगा? इस ग्रह से। अब यहां पर देखें कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? अब यहां पर आंसर मिलेगा हमको 8। कोई 9 बताएगा, कोई 8 बताएगा। ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ा चुके बच्चों को, 8 क्यों है, 9 क्यों नहीं है। अब बच्चों ने 8 आंसर दे दिया। अब अगला क्वेश्चन भी हमारा किससे बनेगा? 8 से। अब यहां पर हम देखेंगे 8 ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन संभव है। 8 ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन संभव है। यहां पर बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी। किस पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। 4 क्वेश्चन हमने बच्चों से पूछे और चारों क्वेश्चनों का जवाब बच्चों ने हमें दे दिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा वही पृथ्वी से बनेगा, जैसे हम सूर्य से बनाया अगला, फिर ग्रह का बनाया तीसरा क्वेश्चन, फिर 8 का बनाया और फिर हमने पृथ्वी का बना रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन होगा हमारा पृथ्वी की गतियों से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी की गतियों से आप क्या समझते हैं। अब ये चीज़ हमको पढ़ानी है। टॉपिक क्या है? पृथ्वी की गतियां हमारे दिमाग में फिक्स है। अब बच्चे, भाई जब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं पृथ्वी की गतियों के बारे में तो बच्चे जवाब भी कैसे दे पाएंगे। तो शायद एक बच्चा दे भी पाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है बच्चा, क्लास में होते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ कहनी है, हाँ बेटा शाबाश बहुत अच्छे, फिर दूसरे बच्चे से पूछना है। तो अब बच्चा जवाब नहीं दे पाएंगे शायद ज़्यादातर बच्चे, तो फिर तुरंत आपको यहाँ लिख देना है समस्यात्मक। समस्यात्मक। अब समस्यात्मक जब हमारा क्वेश्चन आ गया तो अब इसका मतलब ये चीज़ हमको पढ़ानी है। इस क्वेश्चन पर बच्चों को समस्या आ गई, इस क्वेश्चन को बच्चे नहीं जानते तो अब हमारा प्रकरण भी निकल के आ गया कि पृथ्वी की गतियों के बारे में आप क्या जानते हैं। अब हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे कि पृथ्वी की गतियाँ, अंडरलाइन कर देंगे पृथ्वी की गतियाँ। अब हमारा प्रकरण बन गया पृथ्वी की गतियाँ। जब तक हमारा प्रकरण निकल के नहीं आएगा तब तक हमको यहाँ लिखना भी नहीं है उसको। ये भी एक प्रस्तावना की विशेषता है। निकल आई प्रस्तावना लास्ट में तो वो प्रकरण बन गया हमारा।
अब एक हम उद्देश्य कथन लिखेंगे नीचे कि अच्छा बच्चों, अगर आपको दिख रहा है नीचे श्याम पट्ट पर तो मैं इसको ऊंचा लिख देता हूँ, इसको है कि ये थोड़ा दिख नहीं रहा, तो वैसे तो लिखना हमको नीचे ही चाहिए सीक्वेंस में ही, इस बोर्ड के जस्ट नीचे एक लंबा कथन लिखते हैं सीधा, लेकिन यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं उद्देश्य कथन। देखो यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको, मैं थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ। हाँ, ये मैंने ऊपर का फॉर्मेट मिटा दिया आपको, और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐसे लिखेंगे हम उद्देश्य कथन, ये अपना उद्देश्य कथन होगा। और फिर लिखेंगे अच्छा बच्चों, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया, और उद्देश्य कथन होते ही हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाती है। अब बचा कॉलम हमारा ये प्रयुक्त घटक का। अब हम देखते हैं कि जो घटक मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाए थे उस वीडियो को देखना आप लोग, और उससे पता लगेगा कि कौन कौन से घटक प्रस्तावना के होते हैं। तो उन घटकों के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, यानी कि विषय से संबंधित हमारी प्रस्तावना होनी चाहिए। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हो विषय से संबंधित होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो विषय हम पढ़ा रहे थे, आपका जो विषय हमारा चल रहा था, उसी विषय से संबंधित हमारा प्रकरण, यानी कि भूगोल से संबंधित विषय है हमारा, तो भूगोल से संबंधित ही हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आ जाएगा विषय से संबंधित। ये घटक का प्रयोग हमने कर लिया, एक घटक का। लगभग हमको जैसे 5-6 घटक हैं इसमें, तो लगभग 3-4 घटकों का प्रयोग हमारा इसमें हो जाना चाहिए कम से कम। तो 3-4 जगह हम इन चीज़ों को लिख देंगे। फिर यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चन का आंसर का यूज किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे अगला हम उत्तरों का प्रयोग। तो उत्तरों का प्रयोग हमारा हुआ, तो ये घटक भी हमारा एक काम में आ गया, उत्तरों का प्रयोग। तो अगला जो हमारा एक घटक और लिख देते हैं हम कोई भी यहाँ पर, कि जैसे देखिए उत्तरों का प्रयोग। और अगला जो घटक है हमने वो है कि जैसे और भी विशेषता होती हैं, जैसे पूर्व ज्ञान से संबंधित, तो यहाँ पर लिख दिया हमने पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो ये चीज़ हम लोगों ने अब लिखी, और ये प्रस्तावना हमारी कंप्लीट बन गई। अब ये डायरी में मेंशन करनी है और डायरी में बनानी है आप सभी को। ये एक ऐसी प्रस्तावना है। तो ऐसे ही एक प्रस्तावना हम एक और बता देता हूँ आपको। जैसे कुछ बच्चे साइंस से संबंधित हैं, तो साइंस वालों को एक प्रस्तावना और तैयार करा देता हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिए वो कैसे। जैसे ये तो आर्ट्स वालों के लिए हो गई। अब अगली प्रस्तावना आप लोगों के लिए सेम प्रोसेस यही रहेगा, और एक क्या बोलते हैं वो सारणी भी सेम फॉर्मेट की रहेगी। यही फॉर्मेट आप लोगों को उस साइंस से संबंधित प्रस्तावनाओं में लगाना है। तो साइंस से संबंधित जो प्रस्तावना है हमारी, वो लगभग जैसे एक बता ही देता हूँ आपको मैं। एक प्रस्तावना देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, आप लोगों ने साइंस से संबंधित चीज़ें पढ़ी होंगी, और साइंस का टीचर जो पढ़ाता है वो भी टॉपिक भी आप सभी को पता है। तो उन साइंस की प्रस्तावनाओं के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन, लाइट से चलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं। भाई हमारे सामने जैसे सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमारे हॉल में भी हमें देखते हैं, घर में भी हम लोग देखते हैं। तो लाइट से चलने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं,
तो पहला क्वेश्चन हम यही बना रहे हैं, लाइट से चलने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। हाँ, अब यहाँ पर वही प्रक्रिया है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, एक बच्चे से पूछना है तो बच्चे बताएंगे कि पंखा, मिक्सी, कूलर, पंखा, मिक्सी, कूलर, या और भी कोई मशीनरी जो भी होती हैं तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी, अन्य कोई भी। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे शब्द आ गए। अब आंसर भी हमारे कई हो गए, अब एक आंसर नहीं रहा। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर प्रस्तावना हमारी नहीं निकल रही, अगला क्वेश्चन नहीं बना, तो इन आंसरों का कोई भी एक वर्ड्स हम लोग यहाँ ले सकते हैं। भाई जैसे मान लो हम देखें अगली चीज़, जैसे बात करते हैं हम इन सभी में से, हाँ, दूसरा क्वेश्चन लिया, जैसे हम पंखा से ही ले लें मान लो, या मिक्सी से ले लें, कोई से भी ले लो। तो पंखा किस धातु का बना होता है? अब पंखा किस धातु का बना होता है? अब ये निश्चित है कि धातु हम पढ़ा चुके होंगे, पूर्व ज्ञान पर आधारित है, तो निश्चित है आंसर बच्चे बहुत सारे हाथ खड़ा करेंगे। तो एक को पूछना है तो वो बताएगा हमें लोहा। अब लोहा तीसरा क्वेश्चन सामान्य सा क्वेश्चन है, लोहा किस में चिपकता है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो लोहे को आकर्षित करती है, खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। जैसी भाषा आप लोग चाहें वैसी भाषा यूज कर सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं। बच्चे जिस भाषा में कंफर्ट हो सीखने के लिए, समझने के लिए, वो भाषा आप लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो लोहा किस धातु में चिपकता है, या कौन सी चीज़ लोहे को आकर्षित करती है? तो यहाँ पर आ जाएगा चुंबक। अब अगला क्वेश्चन फिर चुंबक से बनेगा, जैसे कि यहाँ पंखा से बना, यहाँ लोहा से बना, और यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन चुंबक से बनेगा। अब चुंबक से जो क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग क्या बना सकते हो, याद करो। कोई भी चुंबक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी, एनीवन बताएं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, बताऊं अगला क्वेश्चन? हाँ भाई, चुंबक का कोई भी क्वेश्चन बना लो। भाई जैसे मान लो चुंबक है, चुंबक शैल विद्युत आदि का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? भौतिक विज्ञान। अब यहीं पर वही उद्देश्य कथन कि अच्छा बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वही घटक आ जाएंगे, पूर्व ज्ञान का प्रयोग, विषय से संबंधित, क्योंकि घटक तो एक जैसे ही हैं, वही हमको साइंस में यूज करने हैं और वही आर्ट्स में यूज करने हैं हमको। तो विषय से संबंधित हो गए, और अगला उत्तरों का प्रयोग। अब मैं आशा करता हूँ
कि चाहे कोई साइंस का स्टूडेंट्स हो और चाहे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स हो, सभी के ये प्रस्तावना की एक योजना जो आपको डायरी में मेंशन करनी होती है, डायरी में बनानी होती है, तो बनाना भी मैंने आपको आज सिखा दिया है और सभी लोग बहुत अच्छे से इसको सीख भी गए होंगे और शायद बहुत सारी दुनिया भर की प्रस्तावना आप लोग बना के, क्योंकि बच्चे बनाते हैं बीएड में, डीएलएड कोर्स में, इंटीग्रेटेड 3rd ईयर 4th ईयर में, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें होनी चाहिए कि 20 लेसन लगते हैं और 20 लेसनों में फिर नई नई प्रस्तावना बना के आपको तैयार करनी होती हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग अपने माइंड को एक उस तरीके से तैयार कर लें कि जब लेसन शुरुआत हो उससे 5-6 दिन पहले ओरिएंटेशन के रूप में ये माइक्रो टीचिंग पढ़ाई जाती है और उसमें प्रस्तावना के दौरान ही 10-5 प्रस्तावना आप लोग खुद अपने तरीके से तैयार करें। निश्चित रूप से टीचर को दिखाएं, टीचर भी आपका सहयोग करेगा, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। और बार बार इस वीडियो को देखें कि हमने भी कैसे निकाली प्रस्तावना। भाई आसपास की चीज़ों से, आपके पहले विषय से संबंधित ज्ञान से हम लोगों ने प्रस्तावना निकाली, तो आप भी इन प्रस्तावनाओं को इसी प्रकार निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक इसकी मूल्यांकन सूची बनती है जिसमें टीचर चेक करता है इस प्रस्तावना कौशल को। तो मान लो जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बुक्स, हाँ, मान लो जैसे ये एक बुक्स है, अपनी नोटबुक है मान लो ये, तो नोटबुक में मान लो जैसे ये पार्ट होता है, 2 पेज होते हैं, तो एक ये पेज है, तो इस पेज पर आप लोगों को ये पूरी योजना बना देनी है और नीचे यहाँ पर उद्देश्य कथन लिख देना है। तो यहाँ पर ये योजना हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर अपना बायोडाटा, जो भी छात्र अध्यापक का नाम वगैरह, क्लास, कालांश, डेट लिखने के बाद प्रकरण लिख दिया। प्रकरण के बाद में ये सहायक सामग्री आ जाती है और सहायक सामग्री के बाद ये कॉलम बन जाते हैं, 1 2 3 4, ये कॉलम बन गए यहाँ तक, और ऐसे फिर यहाँ पर एक उद्देश्य कथन लिख देते हैं। तो ये योजना हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब ये योजना सही है या गलत है, इसको जब आप पढ़ाओगे क्लास में जाके, तो वहाँ पर शिक्षक चेक करेगा। तो वो किस आधार पर चेक करेगा, तो उसके लिए एक मूल्यांकन सूची बनती है यहाँ पर 2nd पेज पर, जस्ट इसके सामने, क्योंकि शिक्षक भी पन्ना बदले करते वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो एक आदर्श पाठ योजना हमारी वही होती है कि जो डायरेक्ट हमारी योजना के पास में ही मूल्यांकन सूची हमको मिल जाए। जब मूल्यांकन सूची पास में रहेगी तो शिक्षक को बार बार देखने में समस्या नहीं आएगी और वो आप लोगों को जो पढ़ा रहे हो आप उसको अच्छे से चेक कर सकता है। तो जस्ट इसी पेज पर, तो मैं श्यामपट्ट को एक पेज मान लूँ आपका, दोनों पेज, तो एक साइड में ये योजना बन गई। अब इसको मिटाना पड़ेगा और फिर एक योजना बनाऊंगा, तो वो आपको यहाँ पर बनानी होगी, सॉरी, मूल्यांकन सूची। तो वो देखिए मूल्यांकन सूची, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप, तो एक मूल्यांकन सूची देख लीजिए। मूल्यांकन सूची में हम विशेष रूप से जितने भी घटक हमारे इस कौशल के हैं उन सभी घटकों को लिखते हैं और एक साइड में मापन की विधि लिखते हैं, किस प्रकार हमारा मापन किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, मूल्यांकन सूची, ये मूल्यांकन सूची है। और अब मूल्यांकन सूची में नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी हमारे घटक हैं वो घटक यहाँ आ जाएंगे। ये तो होती है क्रम संख्या, ये घटक, ये कॉलम थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें घटकों के नाम लिखे जाते हैं। और यहाँ पर फिर मूल्यांकन की प्रविधियाँ, जैसे सामान्य से कम, सामान्य, उत्तम, अति उत्तम। पांच कैटेगरी बनाते हैं हम इसमें, उत्तम, अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ। ये सर्वश्रेष्ठ, ये
अब आप लोगों को ये देखना है, जैसे मान लो यह पहला घटक है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। अब पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं तो अब यहाँ पर ये कॉलम बनेंगे सभी के, ये वाले। अब उसी के सामने हमको टिक करना है। यहाँ पर हमने ये घटक लिख दिए, जैसे पूर्व ज्ञान से संबंधित, यहाँ पर लिख दिया छात्रों के उत्तरों का प्रयोग विषय से संबंधित प्रश्न, विषय से संबंधित प्रश्न। और भी जो हमारे घटक हैं जैसे प्रासंगिक कथन, प्रासंगिक कथनों का प्रयोग, उद्देश्य कथन का प्रयोग, प्रश्नों का औचित्य। मान लो ये घटक हैं हमारे। अब ये सभी के सभी घटक हमने यहाँ लिख दिए। अब इन सारे घटकों का इस योजना में किस प्रकार प्रयोग किया गया, अब वो शिक्षक चेक करेगा। इधर योजना है आपकी, आप पढ़ा रहे हो उस योजना को, और उस योजना को पढ़ाते समय जब शिक्षक के सामने मूल्यांकन सूची रहेगी तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग आप लोगों ने किस हद तक किया उसको लिखेगा। यदि बिल्कुल नहीं किया आप लोगों ने, बिल्कुल ही आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि बच्चे जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं उनका, तो निश्चित रूप से वो पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं है, तो सामान्य से कम, इस पर टिक कर देगा वो। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी किया है तो सामान्य, या बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट आप लोगों ने करके दिखाया है तो सर्वश्रेष्ठ भी मिल सकता है आपको। ये आप लोगों को टिक करना। छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, मान लो आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो और जो छात्रों ने उत्तर दिया उसका प्रयोग आप लोगों ने उन प्रश्नों में नहीं किया। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले प्रस्तावना तैयार करके बताई थी कि एक जिग-जैग सिस्टम के द्वारा आप लोगों को वो क्वेश्चन तैयार करने होते हैं कि इधर का आंसर का प्रयोग इधर क्वेश्चन में करना है, फिर अगले उस आंसर का प्रयोग अगले क्वेश्चन में करना है। तो अगर ऐसे आप लोगों ने नहीं किया तो उत्तरों का प्रयोग नहीं है, तो उसमें सामान्य रहेगा या सामान्य से कम रहेगा, या उत्तम या अति उत्तम या सर्वश्रेष्ठ। तो जो भी है आपको वो एक जगह टिक कर देगा शिक्षक, आपकी उस योजना को देखते हुए। विषय से संबंधित है या नहीं है वो भी आप लोगों को पता लगेगा, किया कि नहीं किया। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो वीडियो देखा है, अच्छी प्रस्तावना आप लोग ने बनाई है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम ये मिल सकते हैं आपको, या फिर सामान्य से कम या सामान्य भी रह सकते हैं आप लोग। तो अपने आप में फिर प्रासंगिक कथन, एक जो आप समझा रहे हैं, जो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, वो कथन आप लोग अच्छे प्रासंगिक हैं या नहीं हैं, बच्चों को समझा पा रहे हैं क्वेश्चन को या नहीं समझा पा रहे हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। उद्देश्य कथन यानी कि प्रस्तावना तैयार होने के बाद, पूरी कंप्लीट पूछने के बाद में आप लोग ऐसे ही हाँ ठीक है भाई, और आपने उद्देश्य कथन बोला ही नहीं कि अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से आगे। तो अगर उद्देश्य कथन आप लोगों ने नहीं बोला है तो निश्चित रूप से आप लोग सामान्य से कम में आ सकते हो। तो यहाँ पर एक एक कौशल का चयन, या कौशल के जो एक एक घटक है उस घटक में आप लोग कितने पारंगत हैं, क्या चीज़ आप लोगों ने उस घटक में सीखी, वो घटक आपके समझ में आया या नहीं, और उन सभी चीज़ों का प्रयोग आप लोगों ने अपनी योजना में किया है या नहीं, तो वो आप लोग यहाँ मूल्यांकन सूची में करोगे। और नीचे आप लोग इस मूल्यांकन सूची के स्वयं के हस्ताक्षर यानी कि हस्ताक्षर छात्राध्यापक
और हस्ताक्षर प्रभारी शिक्षक। ये चीज़ें आप लोग करोगे और यहाँ शिक्षक हस्ताक्षर कर देगा और आप लोगों का प्रस्तावना कौशल बिल्कुल तैयार। ये चीज़ें आप लोगों को इस कौशल के रूप में करनी होती हैं और ये आपका प्रस्तावना कौशल तैयार है। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोगों की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि मैंने उस तरीके से इस प्रस्तावना कौशल को बताया है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट्स हो और चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट्स हो और चाहे वो साहित्य का स्टूडेंट्स हो। क्योंकि यहाँ पर बीएड में और डीएलएड में शिक्षा कोर्सों में, प्रशिक्षण कोर्सों में हमने विषयों को 3 कैटेगरियों में बांट रखा है। एक तो साहित्यिक विषय, यानी कि जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है या उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जो भाषाएं हैं वो सब एक कैटेगरी में हैं, उनकी योजनाएं एक तरीके से बनती हैं। आर्ट्स के जो विषय होते हैं उनकी योजनाएं, यानी कि जो विज्ञान विषय होते हैं, आर्ट्स से भी कोई मतलब नहीं है, विज्ञान विषय होते हैं, उनकी योजनाएं एक अलग तरीके से बनती हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग प्रस्तावना कौशल की। तो प्रस्तावना कौशल में सभी योजनाएं एक जैसी बनेंगी। प्रस्तावना कौशल में चाहे हम साहित्य की बना रहे हैं, चाहे हम साइंस की बना रहे हैं और चाहे हम आर्ट्स की बना रहे हैं, सेम परफॉर्मा रहेगा। इसी परफॉर्मा में आप लोगों की प्रस्तावना तैयार होगी। हाँ, आपका विषय अलग होगा, आपका प्रकरण अलग होगा, आपके क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन मूल्यांकन सूची एक जैसी रहेगी सभी की। मूल्यांकन सूची चाहे आर्ट्स में बनाओगे तब भी ऐसी ही बनेगी, साइंस में बनाओगे तब भी ऐसी ही बनेगी और साहित्यिक सब्जेक्टों में बनाओगे तब भी ऐसी ही रहेगी। शायद मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं वीडियो में। फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो अगली वीडियो और आएंगी कौशलों की, व्याख्या कौशल है जैसे। तो यहाँ एक चीज़ और समझने की है आप लोगों को कि जैसे ही मैंने उद्देश्य कथन बोला कि अच्छा बच्चों, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो अब जो हम यहाँ से आगे की प्रक्रिया करेंगे वो एक क्या होगा, व्याख्या कौशल होगा। क्या होगा, व्याख्या कौशल। अब वो व्याख्या कौशल हमको कैसे करनी है, उस पृथ्वी को जब हम पढ़ा रहे हैं गतियों को, तो वो हमें कैसे पढ़ानी है, वो चीज़ मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दूंगा, व्याख्या कौशल की वीडियो में। अब आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।